जयपुर डायलॉग्स 2025 धर्म, संस्कृति और विचारों का महोत्सव है। इसे और बड़ा और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपकी हर दान राशि इस आंदोलन को और मजबूत करेगी। ये सिर्फ समर्थन नहीं, यह है धर्म युद्ध में आपका संकल्प। आज ही हमारे क्राउड फंड में योगदान दें और भारत के पुनर्जागरण के साथी बने। क्यूआर स्कैन करें और योगदान के लिए लिंक नीचे दिए हुए हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम आपकी भेंट करा रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जी से। और विवेक अग्निहोत्री जी, वैसे तो आप इनकी बहुत सारी फिल्में और भी देखी होंगी, लेकिन ये 3 फाइल्स के लिए जाने जाते हैं, द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स और अब द लेटेस्ट द बंगाल फाइल्स। तो आपको बहुत बहुत बधाई विवेक जी, द बहुत बंगाल बहुत फाइल्स के धन्यवाद। लिए। और आपकी जो फाइल्स की सीरीज है, दैट हैज रियली टेकन ऑफ। तो ये बंगाल फाइल्स बनाने का विचार आपको कब और कैसे आया? पहले तो आप दिल्ली फाइल्स बनाने वाले थे, तो इज दिल्ली फाइल्स स्टिल ऑन, या कि दिल्ली फाइल्स को आपने बंगाल फाइल से रिप्लेस कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता नहीं है। ये तो लेफ्टिस्ट लोगों की बड़ी पुरानी आदत है इस तरह से बदनाम करने की और लेबल करने की। ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने रिक्वेस्ट की, मैं अभी बस फिल्म रिलीज हो रही है, जैसे बेटी की विदाई होती है वैसे ही है। पर मैं इसलिए आया कि मुझे ऐसा लगा आपसे बातचीत करना आवश्यक है। कई सारी मिथ्याएं फैला दी हैं ये कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट और इकोसिस्टम ने, टीएमसी वालों ने, तो मैं उनको मैंने सोचा क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि दिल्ली फाइल्स नाम था, बंगाल फाइल्स कर दिया, वो लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली में इलेक्शन हो गए इसलिए हमने चेंज कर दिया। तो अच्छा। अब देखिए, हाँ, तो अब देखिए, कुछ मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा फेवरेट डायलॉग आजकल ये है कि कुछ होते हैं मूर्ख और कुछ होते हैं महामूर्ख। मूर्खों का तो जवाब देना एक बार दे भी सकते हैं, महामूर्खों का जवाब नहीं होता है। तो पहली बात तो किसी को ये समझ में आना चाहिए कि एक फ़िल्म बनाने में 2-3-4 साल लगते हैं। फ़िल्म की शूटिंग हमारी लास्ट ईयर हुई थी 2024 में, हमारी स्क्रिप्ट 2023 में लिखी गई थी। तो ये संभव ही नहीं है कि इलेक्शन के कारण कोई आगे-पीछे कर सके। फ़िल्म को संभव ही नहीं, असंभव बात है वो, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या रूपरेखा थी। पहले तो ये जो फाइल्स ट्रिलॉजी है, ये हमने 2012 में अनाउंस किया था कि हम बनाएँगे, और तब से हम इस पे काम किया। 2013-14 में, 13 में हमने ताशकंद फाइल्स शुरू की थी। 2017 में ये कश्मीर फाइल्स की थी, और 2020 में ये फ़िल्म शुरू की थी। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो भारत के 3 शेर हैं उसके ऊपर बनाऊँगा। पहला शेर है राइट टू ट्रूथ, जिसपे द ताशकंद फाइल्स बनी। दूसरा शेर है राइट टू जस्टिस, जिसपे कश्मीर फाइल्स बनी। और तीसरा है राइट टू लाइफ, उसके ऊपर ये फ़िल्म बनाएँगे। तो हुआ क्या, जब हमने इसका रिसर्च करके इसको लिखा, तो हमको ये समझ में आया कि भारत की जो पार्टीशन था, हम पार्टीशन पे बना रहे थे, पहले से तय था। क्योंकि सबसे अधिक लाइफ, राइट टू लाइफ आज़ादी के पहले हमारे पास नहीं था, और आज़ादी के वक़्त हमने इतना लाइफ खोई। और उसके बाद 2 स्टेट्स जहाँ पे आज़ादी के बाद कश्मीर के अलावा सबसे अधिक खून-खराबा हुआ और लाइफ की कोई कीमत नहीं, वो एक तो पंजाब जहाँ पे टेररिज़्म से हमने सफ़र किया, और दूसरा बंगाल। तो हमारा मकसद तो उसे करते-करते वो हो गई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट। तो हमने कहा कि अच्छा, द सारे डिसीजन तो दिल्ली के कारण हुए थे। जो कुछ भी हुआ था, जो इंतरिम गवर्नमेंट थी हमारी, वो भी दिल्ली में ही थी, जिसके कारण हम जो ये आज़ादी का युद्ध था, उसमें हार गए जिन्ना के सामने, वो दिल्ली उसके लिए ज़िम्मेदार है। पंजाब में भी जो हुआ उसके लिए दिल्ली ज़िम्मेदार है। तो हमने कहा था डेली फाइल्स पहला पार्ट होगा बंगाल चैप्टर, दूसरा होगा पंजाब चैप्टर। ऐसा सोच के किया था। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन करने निकले फ़िल्म खत्म होने के बाद, अप्रैल में मैं जब अमेरिका गया था, राजीव मल्होत्रा जी का एक इवेंट था उसमें। तो जब मैंने भाषण दिया तो मुझे समझ में आया कि लोग जो हैं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, और वो समझ रहे हैं द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, तो बंगाल भूल जाते थे और दिल्ली फाइल्स को बोलते थे कि अच्छा ये सिखों के ऊपर है क्या, जबकि ऐसा नहीं था। पूरी फ़िल्म बंगाल के ऊपर थी। तो इसलिए फिर हमने उसका नाम चेंज करके बंगाल फाइल्स किया। हमने थोड़ा लेट किया, जानबूझ के लेट किया, क्योंकि हमको पता था कि हम अनाउंस करेंगे तो सारे के सारे ये वल्चर्स हमारे पीछे पड़ जाएँगे। तो अल तकिया, वो लोग भी अल तकिया मानते हैं, तो थोड़ा मैंने रिसर्च करके सीख लिया था अल तकिया क्या होता है। तो हमने कहा चलो थोड़े दिन हम भी इनको घुमाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसलिए वो था।
सो नाम बदलने का कोई इलेक्शन से कभी नाम बदलते नहीं फिल्मों के। ये बहुत ही तुच्छ किस्म के लोग ऐसी बात कर सकते हैं। नहीं, वैसे आपको तो क्योंकि बंगाल फाइल्स थी, आप कलकत्ता में रिलीज करना चाहते थे, कलकत्ता में ट्रेलर भी नहीं चलाने दिया, कलकत्ता में रिलीज भी नहीं करने दी। वैसे कलकत्ता से आपका पुराना वास्ता रहा है। वो बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में भी आपको कलकत्ता में काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, जब मैं बुद्धाना ट्रैफिक जैम के लिए गया था तब मुझे पता नहीं था कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कभी कोई गुंडागर्दी हो, आप पे कोई अटैक करे, तो सरकार और पुलिस हमेशा आके खड़ी होती है आपको बचाने के लिए, उसका सरकारों से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन तब मैंने पहली बार अनुभव किया कि जब मेरे को अटैक हुआ था, मेरा कंधा तोड़ा गया, स्टूडेंट्स ने गाड़ी तोड़ी थी और सब स्क्रीन जो थी हमारी वो फाड़-फूड़ दी थी। तो पुलिस वहीं खड़ी हुई तमाशा देख रही थी, उसने कुछ भी नहीं किया, तब भी यही सरकार थी। और इस बार जब हम गए तो मैं आपको पूरा क्रम बताता हूँ क्या हुआ कि हमने थिएटर से परमिशन ली थी 16 तारीख को, 16 अगस्त को, जो कि एनिवर्सरी थी डायरेक्ट एक्शन डे की, जिसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। तो हमने परमिशन लेके सारी परमिशंस लेके उसे थिएटर में, एक सबसे बड़ी जो इंडिया की नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन है, नाम सब जानते हैं, लूँगा नहीं, आप कभी लीगल केसेस चल रहे हैं हमारे ऊपर। तो उनने हमें राइटिंग में से परमिशन दी थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा एयरपोर्ट पे मुझे पता चला कि उन्होंने मना कर दिया है अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। तो हम दूसरी चेन के पास पहुँचे कि भई अब टाइम नहीं है, फटाफट करिए इसे आप। तो उन्होंने भी बोला नहीं साहब हम करेंगे, तो ऐसा बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पॉलिटिकल टर्मॉइल आ जाएगा। उन्होंने टर्मॉइल वर्ड का यूज़ किया था। तो तब मैं समझा मामला गंभीर है। तो फिर मैंने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं ज़ी और जो इवेंट इवेंट मैनेज करते हैं कंपनियाँ, उनसे कहा कि भई इसको शिफ्ट करके आप आईटीसी में करिए। क्योंकि और मैं कहीं और भी कर सकता था, कई सारे होटल हैं कलकत्ता, मैंने आईटीसी इसलिए बोला क्योंकि आईटीसी सबसे ज़्यादा प्रोफ़ेशनल और प्रेस्टीजियस होटल है कलकत्ता का। आईटीसी का जो सोनार है और अब वहाँ ग्रैंड खुला है। ये वहाँ के फ्लैगशिप होटल्स हैं और वो कलकत्ता के हेरिटेज को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो उसकी सारी परमिशन थी हमारे पास। 200 जर्नलिस्ट आए, कलकत्ता का हर जर्नलिस्ट वहाँ पहुँचा, सिर्फ़ जर्नलिस्ट थे, कोई बाहर का आदमी नहीं था एक भी, क्योंकि ट्रेलर में सिर्फ़ जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया के लिए होता है। तभी मैंने देखा कि कई सारे अननोन टाइप के लोग चारों तरफ फैले थे, मुझे लगा कि होंगे मीडिया वाले होंगे, कुछ होंगे, और काफ़ी सारी पुलिस आने लगी। पर वो हॉल के बाहर थे, जो बैंक्वेट हॉल होता है, उसके बाहर थे। अच्छा, हॉल में प्रॉपर एलईडी स्क्रीन्स लगी, आप भी तो करते हैं इवेंट अपना जयपुर डायलॉग्स, आपको पता है सारी व्यवस्था कैसे होती है, साउंड लगता है, उसकी चेकिंग होती है, कंसोल लगते हैं, जिनमें लाइट-वाइट मैनेज की जाती हैं, सारा, तो वो सब लगा। और इन्हीं का जो बैंक्वेट मैनेजर है, उन्हीं के छत्रछाया में सब कुछ हुआ। वो सुबह मिले भी मुझे लोग, मैंने कहा कैसा लग रहा है देखने में, सब ट्रेलर उनके सामने चला भी, मैंने कहा कैसा लग रहा है, क्या है टेस्टिंग में? सब बोले अरे साहब कमाल है, फाड़ देगा, बंगाल में तो ये बिल्कुल आग लगा देगा और बहुत अच्छा है, ये वो। और जब सारा भाषणबाजी हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने बोला और मैंने कहा अब आपके सामने हम अपना ट्रेलर पेश करते हैं। तो जैसे ही वो कंसोल में उन्होंने बटन दबाया ट्रेलर का और वो चला, तभी वो मैनेजर आके खड़ा हो गया बैंक्वेट का, वो चला गया था तो लौट के आया, खड़ा हो गया, बोला ये नहीं चलने देंगे। तो हमने देखा कि ट्रेलर चल नहीं रहा है और वहाँ कुछ बहसबाजी कोने में हो रही है। तो मुझसे पहले सारे मीडिया वाले उसके ऊपर गए, उन्हें समझ में आ गया कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो उसके पीछे गए तो भागा वहाँ से और पीछे मीडिया भागा, उसके वीडियो सारे अवेलेबल हैं, मतलब लगता है कोई कॉमेडी फ़िल्म चल रही है। और वो कह रहा है बस मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसा करता-करता हाथ करके भागा जा रहा है और आगे जाके उसने भी यही बोला कि हमको ऑर्डर्स आए हैं ऊपर से। तो हमने कहा दिखाओ लिस्ट, भई ऑर्डर आया है तो आप लिखित में दिखाइए। ईमेल आया है, व्हाट्सएप आया है, ऑर्डर कैसे आया है? अब कोई भी सड़क चलता आपको बोल दे कि साहब ऑर्डर दे रहा हूँ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैंने उससे मीडिया वालों ने बोला किसका ऑर्डर है? मुख्यमंत्री का है, सरकार का है, होम मिनिस्टर का है, किसका है? पुलिस तो उन्हीं के अंडर आती है। बोला मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, माय लिप्स आर सील्ड। और ये करके वो भाग के कमरे में कहीं छुप के लॉक कर लिया उसने अंदर से। अब जब वो चला ही गया तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास तो सब परमिशंस थी, हमने कहा चलाते हैं। तो हमने जब दोबारा ऑन किया, सडनली वहाँ पुलिस वाले अंदर आए और एक पुलिस वाले ने आके वहाँ पे रोक दिया, पीछे से उनके लोगों ने तार काट दिए ताकि चल ही ना सके। तो मैंने काफ़ी बहसबाजी की उनसे कि क्या है भई, क्या र तो उसने भी उस वक़्त तो नहीं पर बाद में बोला। तो अब समस्या ये हो गई थी वहाँ दीक्षित साहब की पुलिस खड़ी है
और बड़े सारे अननोन लोग अंदर आ गए जो ऑब्वियसली पार्टी के ही वर्कर्स थे, यानी इसमें कोई शक नहीं है, पर मैं अननोन इसलिए कह रहा हूं कि बड़े सारे एफआईआर हैं, तो कल को कोई उल्टा सीधा और ना करे। तो ऐसे फेसेस जो इनवाइटेड नहीं थे, जिनका हमसे कुछ लेना देना नहीं था, और उनने एक स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, जिसमें जो हमारी सिमरत की लड़की, मैंने एक एक्ट्रेस का तुम इसे लेके भागो में पल्लवी को पकड़ के किस तरह लाया, और कई सारी जो मीडिया की लड़कियां थी और लड़के थे, उनके पाँव पे लोग चल रहे थे, और पुलिस वहां खड़ी तमाशा देख रही थी। पुलिस का काम था लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ये सब डेलिब्रेट किया गया था। बहुत बाद में मुझे जो आए थे कई कुछ पुलिस वाले, उनमें से एक आध ने मुझे खुद ही बताई ये बात। उन्होंने कहा कि सर, सारा प्रॉब्लम ये था कि आपकी फिल्म जो है उस वो कहती है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड और डेमोग्राफी चेंज की बात करती है, इसको लेके आपका ट्रेलर रोका गया है। तो ये वास्तु स्थिति है वहां की। और कई सारे एफआईआर हमारे ऊपर हो चुके हैं, बहुत सारे हो चुके हैं। अब भी आपसे बात करने के 5 मिनट पहले ही मुझे लॉयर का आया कि भाई एक और एफआईआर हो गया, मुबारक हो। तो अब वो सोमवार को जाएंगे कलकत्ता हाई कोर्ट में, और उसके अलावा दिन रात धमकियां दे रहे हैं ये लोग। और अब हमारी फिल्म जो है वो रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि थिएटर वालों को इन लोगों ने फोन कर करके बोला है कि अगर रिलीज हो गया तो तोड़फोड़ होगी, याद रखना, और हम तो उसमें कुछ हेल्प नहीं करेंगे। किसी थिएटर वाले से बोला है कि अगर तुमने ये फिल्म रिलीज की तो आप आइंदा कोई फिल्म रिलीज नहीं कर पाओगे। और ये मुझे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये मुझे जो इंडिया के नंबर 1 नंबर 2 मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं, उनके ओनर, उनके सीईओज ने बोला है, और मैंने उनसे ये बात बोली कि भाई तुम ये बोल रहे हो, तो मैं जाके ये बात फिर मीडिया में बोलूंगा या सोशल मीडिया में लिखूंगा या मैं कहीं इंटरव्यू दूंगा तो ये बोलूंगा। उन्होंने बोला विवेक जी बिल्कुल बोलिए, आपको हमारी तरफ से पूरी परमिशन है, ये सिचुएशन है तो हम आपको बता रहे हैं सिचुएशन है, वी आर हेल्पलेस। तो ये केवल कोलकाता में ये स्थिति है या कि पूरे बंगाल में यही स्थिति है? नहीं नहीं, पूरे बंगाल में रिलीज नहीं हुई है फिल्म कहीं भी। मतलब दार्जिलिंग में भी नहीं चला सकते आप? नहीं, कहीं पूरा वेस्ट बंगाल जहां पे भी इस सरकार का रूल है वहां पे नहीं चला सकते। इसलिए कई सारे लोग जो है बसों में भर भर के झारखंड जा रहे हैं देखने फिल्म को। चलिए, तो झारखंड का टूरिज्म इम्प्रूव हो रहा है। अजीब सी स्थिति है। और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि साहब कि ये बंगाल में लोकतंत्र है और बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही। नहीं खैर नहीं, कोई लोकतंत्र। आपने तो कई बार भुगत लिया, एक बार नहीं कई बार भुगत लिया। वो बुद्धा ने ट्रैफिक जैम वाला आपने तो पूरी अर्बन नक्सल वाली जो किताब लिखी है, उसमें तो वो सारा वर्णन है ही उसका। नहीं नहीं, वहां पे देखिए पुलिस को गुंडागर्दी के लिए यूज किया जाता है। तो आपको तो पता ही होगा कि वहां पे क्लब चलते हैं, और क्लब जो है टोलाबाज लोग चलाते हैं। टोलाबाज का मतलब होता है एक्सटॉर्शनिस्ट, जो लोग एक्सटॉर्शन करते हैं उनको टोलाबाज बोलते हैं। और वो और सारे के मुझे सारे आइडिया एक है, ही। मैं कलकत्ता में मेरा कॉलेज मैंने कलकत्ता से किया है, मुझे ध्यान ओह अच्छा अच्छा, तब तो आप जानते हैं फिर। है। तो तो टोलाबाज ही सरकार चलाते हैं और सरकार ही टोलाबाजों को चलाती है, दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। और टोलाबाज मतलब जो लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, हफ्ता वसूली, पैसा वसूली, और फिर वो करते हैं, और वही गुंडागर्दी करते हैं, उनका वोट बैंक मैनेज करते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को मैनेज करते हैं, और वही लोग क्लब्स चलाते हैं। तो वहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम हो तो पुलिस के पास लोग नहीं जाते, पुलिस और कोर्ट में नहीं जाते। सारा फैसला वहीं छोटे छोटे क्लब्स हैं वहाँ होता है। आपको एक बात शायद नहीं पता होगी, मुझे मुझे भी अभी बहुत लेट पता चली। अगर आप अपने घर की मरम्मत करवाना चाहते हैं, हम्म। आपने कहा कि भाई ये तोड़ के यहाँ बेडरूम बनाते हैं या कुछ दीवार खड़ी करते हैं, तो उसके लिए आप सीमेंट कहाँ से लेंगे, गारा कहाँ से लेंगे, ईंट कहाँ से लेंगे, पत्थर लोहा कहाँ से लेंगे, इसका फैसला आपके मोहल्ले का क्लब करता है। हम्म, सही है, और उसका कमीशन जाता बिल्कुल है ये सही है। टोलाबाजों के पास, और टोलाबाजों के पास जो पैसा जाता है वो तो है हाई कमांड के पास। हाई कमांड उससे फिर लोगों को खरीदती है। जो आपने देखा होगा अभी बहुत सारे लोग जो हैं, जो बंगाल के भी नहीं है, वो पार्टी में शामिल होके किसी को राज्यसभा मिल रही है, किसी को कुछ मिल रहा है। ये सारा का सारा जो खेल है, ये एक्सटॉर्शन मनी से चलता है। तो ये बताएं, जब फिल्म पे आते हैं थोड़ा सा, तो ये जो फिल्म का जो रिसर्च आपने किया, उसके लिए आपने मटेरियल जो है वो, वैसे तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, नेहरू जी की, गांधी जी की, इनकी सबकी
बायोग्राफीज अवेलेबल हैं और भी बहुत सा मटेरियल अवेलेबल है। आपका मेन फोकस किस तरह के रिसर्च मटेरियल पे था? देखिए हम फोकस कर रहे थे कि पार्टीशन का असली कारण क्या था। हमने इसको जिस नज़र से हमने देखा वो आपको बताता हूं मैं। हमने ये देखा कि ये एक युद्ध था। हमने इस आप शायद नजर नहीं आ रहे दीक्षित साहब कि ये भारत का जो पार्टीशन था, ये एक युद्ध था। हमको बताया गया ये स्वतंत्रता संग्राम था। संग्राम का भी मतलब युद्ध ही होता है, फ्रीडम फाइटिंग मतलब फाइट ही हो रहा है। एक वॉर जैसी सिचुएशन थी जिसमें आपके दुश्मन ने ये बोला कि हम जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ये जो राष्ट्र है, इसका एक हिस्सा, हम इसकी जमीन जायदाद जो है हम छीन लेंगे आपसे। और इसलिए उन्होंने युद्ध का ऐलान किया। युद्ध का जब उन्होंने ऐलान किया तो उसकी डेट तक उनने मुकर्रर करी। वो डेट उनने कही कि वो 16 अगस्त होगी। 16 अगस्त जो है रमजान का 8वां दिन था, जिस दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी। रमजान, और ये बोल के हुई। और जिन्ना ने ये बैटल ऑफ बोला, बदर डे, बैटल ऑफ बदर डे, बदर। जी हाँ। जिन्ना ने बोला हम पिस्तौल चलाना जानते हैं और अब हम पिस्तौल चलाएंगे। अब या तो डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया होगा। ये युद्ध का ऐलान है, इसमें कोई शक नहीं। राइट, आज के जमाने में ऐसे युद्ध के ऐलान किए जाते हैं। तो इसके जवाब में गांधी जी और नेहरू जी ने बोला कि हम इस युद्ध में तुम्हें जीतने नहीं देंगे, ये युद्ध हम जीतेंगे। और उसने बोला हमारी स्ट्रेटेजी होगी, हम इतने हिंदुओं का कत्ल कर देंगे कि बंगाल में तुम्हारी पॉपुलेशन ही कम कर देंगे, तो पॉपुलेशन के बेसिस पर बंगाल जो है आ जाएगा। गांधी जी और नेहरू जी, और उस वक्त हिंदू कांग्रेस बोलते थे, उन्होंने बोला कि हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता से ऐसा दिल जोड़ देंगे सबका कि ये युद्ध तुम हार जाओगे। ये हुई लड़ाई। देखिए, अब मैं बोल रहा हूं आप ही को हंसी आ रही, पर ये सत्य है। ये कोई भी विश्व की किताब पढ़ लीजिए, आप भले पाकिस्तान में लिखी किताब पढ़ लीजिए, आप अंग्रेजों की पढ़ लीजिए, लेफ्ट राइट कहीं की, ये अगर आप उसका सार निकालें, उसको बहुत एकेडमिक इंटेलेक्चुअल रोमांटिसाइज ना करें और उसमें नॉन वायलेंस और ये सब वर्ड ना इस्तेमाल करें, तो इन्होंने बोला हम नॉन वायलेंस से करेंगे। पर नॉन वायलेंस से कैसे की इनने? जैसे ही उसका रेप्लिकेशन बिहार में हुआ, नेहरू जी ने ऐलान किया, उनका स्टेटमेंट आया कि किसी मुस्लिम को मारने के, हिंदुओं से बोला कि किसी भी मुस्लिम को मारने के पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। दूसरा उन्होंने ऐलान किया, वो बम गिराने जा रहे थे एयरफोर्स से बिहार में, टू कंटेन, क्योंकि हिंदुओं ने भी रिटेलिएट किया था। वो तो हाँ, वो कृपलानी नोआखाली के साहब, बाद किया था, और उसके हाँ बाद हाँ, फिर वो तो उन्होंने। कृपलानी साहब ने इंटरवीन करके नेहरू जी को डांट लगाई। उन्होंने लेकिन डांट उसके लगाई। बाद भी एक, आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं है, एक नगर नौसा नाम की एक जगह है, वहां पे उन्होंने गोली चलवा दी थी, 400 किसान हाँ मारे गए थे। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमने फोकस किया बंगाल में डायरेक्ट एक्शन इन नोआखली। और वो भी इसलिए सारा, देखिए रिसर्च क्या है, आगे पीछे होता रहता है 2 3 4 साल। एक स्टेटमेंट है नेहरू जी का 1960 के दशक में, 1960 की बात है। एक अंग्रेज पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई, व्हाई डिड यू अग्री टू द पार्टीशन, व्हाई डिड यू लेट जिन्ना विन? तो उनका रियल आंसर ये था, कोट अनकोट, उन्होंने कहा, बिकॉज वी गॉट टायर्ड ऑफ द वायलेंस। यस 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 यस। हम थक गए थे। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, जिन्ना थका नहीं। दो आर्मी अगर लड़ रही हैं तो दोनों के जनरल में जो थक जाएगा वही तो हार जाएगा। तो हम थक गए तो हम हार गए। जिन्ना थका नहीं, वो जीत गया। वो मारते गए मारते गए मारते गए। तो हमने क्या किया, इसकी जो हमने तरीका सोचा करने का, एक हमने 3 लेवल पे किया इसको। नंबर 1 लेवल पे हमने, जो प्राइमरी हमारा सोर्स था, वो था उस वक्त के जितने सर्वाइवर्स थे उनके ओके। अकाउंट्स। सर्वाइवर्स थे, जो भुक्तभोगी विक्टिम्स थे, जो पहले ही अपने अकाउंट्स लिखवा के फिर उनकी डेथ हो गई। तो हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को ढूंढा। अब सारा हमारे पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं उनके। 100 के करीब लोग हैं अभी भी जो जिंदा हैं, जिनकी याददाश्त ठीक ठाक है। कई लोग की याददाश्त नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, डिमेंशिया हो गया उन्हें। तो उनके हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स किए। कुछ त्रिपुरा में थे, कुछ असम में थे, कुछ बांग्लादेश बॉर्डर पे थे, बड़ी गरीबी मुफलिसी की हालत में भी थे कुछ लोग। 2 लोग तो हमारे इंटरव्यू करने के बाद उनका देहांत भी हो गया। और कुछ दिल्ली में भी थे, अपने माँ बाप, अपने बच्चों बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह के साथ रहते थे। उनको भी किया। वो बोलने में बड़ी दिक्कत थी उनको। एक दिन थोड़ा बोल दिया, अगले दिन थोड़ा। पर हमने उनके सारे लंबे लंबे अकाउंट्स लिए
और उसमें हमने देखा इनमें कॉमन घटनाएं क्या है। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने एक अनूठी सी घटना बता दी, तो हो सकता है उन्हें याद ना हो, झूठ बोल रहे हो या अतिशयोक्ति हो, लेकिन जो सब लोग बोल रहे हैं उसमें तो कहीं ना कहीं सत्य होगा। फिर हमने उसको कोलैबोरेट किया कि इसके पहले अच्छा, फिर किताबें 170 हमने किताबें फाइनल की, जिनके ऊपर हमने 170। सीबीएफ, जी हाँ, जो सीबीएफसी में जमा की हमने, ठीक है, वो अच्छा। सारी चीज फिल्म के एक एक डायलॉग के 10-10 12-12 रेफरेंसेस हमने सबमिट किए। उसके बाद ही मिला। ये बड़ी लंबी प्रोसेस रही इस बार सीबीएफसी की हमारी, उस पर नहीं घुसेंगे, वो अलग एक चैप्टर है। हमने इसमें पाकिस्तान की भी लिखी किताबें, उनके अनुवाद वो भी हमने रेफर की। हमने ब्रिटेन में जो लिखी हुई किताबें हैं, लेफ्टिस्ट किताबें हैं, ब्रिटेन की किताबें जो हैं वो पूरा सत्य नहीं बताती हैं। वो एक नैरेटिव उनने क्रिएट किया है जिसको कि भारत के लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी, अंग्रेजी बोलने वाले कांग्रेसी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, और उसी को मूलतः भारत का हमने नैरेटिव बना दिया। अब जो यहाँ का वो जो तो वहाँ नैरेटिव का है, जो वो अंग्रेज प्रशासक था, वो तो खुद मिला हुआ था। जी, पहले तो 2-3 दिन तो उसने आर्मी को बाहर ही नहीं निकलने दिया। हाँ हाँ, अरे गवर्नर ने ही तो छुट्टी ऐलान किया थी। गवर्नर को सुहरावर्दी ने बोला, छुट्टी ऐलान की। गवर्नर से मिलके 24 थानों में से 22 थानों में मुस्लिम हिंदू थे, हिंदुओं को हटा के मुस्लिम इंस्पेक्टर रखे गए। 2 एंग्लो इंडियन थे, तो 23वां और 24वां जो था उसमें एंग्लो इंडियन थे, और वो थोड़ा एंग्लो इंडियन इलाका था, तो उसमें को वैसे छोड़ दिया। और सुहरावर्दी खुद पुलिस कंट्रोल रूम में बैठा रहा शुरू के 2-2.5 दिन, जब तक गोपाल पाठक वगैरह ने रिटेलिएट नहीं किया। उसके बाद फिर उसने घुटने टेके, हार मानी। ऐसे में आर्मी बुलाई जानी चाहिए थी, पहले ही डेढ़ डेढ़ दिन में बुला लेनी चाहिए थी। 40,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। ये गवर्नर की रिपोर्ट है भाई, ओके, हमने सब फिल्में दिखाए हैं उसके। तो 40,000 लोग मारे, और उतने ही लोग जो है हुगली में कूद के मर गए। उससे ज्यादा जो लोग हैं बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। छोटे छोटे बच्चों को जलाया गया उबलते हुए पानी में, औरतों को कन्वर्ट नहीं हुई तो रेप किया गया, मारा गया, खूंटियों पे जहां बकरे लटकते लटकाया गया। ये तो सारे दृश्य अवेलेबल हैं। 4 दिन तक आर्मी नहीं बुलाई गई। चौथे दिन बुलाई गई आर्मी। मैं आपको एक बात बताऊं, कई लोग ये कहते हैं कि आर्मी बुलाई गई थी दंगों को रोकने के लिए। नहीं, ये सत्य नहीं है पूरा। इसको अगर आप, कई सारे ऐसे लोग हैं जो उस वक्त के लोगों ने बंगाली में किताबें लिखी हैं, उन किताबों में हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये 2 टर्म यूज किए गए हैं। कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस बोला गया। ये बुलाई गई क्योंकि सोहरावर्दी को ये लगा कि जिस तरह से हिंदू जब यूनाइट हो गए, गोपाल पाठक वगैरह ने यूनाइट किया, जिस तरह से उनने रिटेलिएट किया, वो उनने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइफ में। हमारी फिल्म में हमने रियल डायलॉग बताया। उसने बोला था मुजीबुर रहमान को, उसने बोला था कि मुझे जिस बात का डर था मुजीबुर, वही हुआ। तो उसने पूछा किस बात का डर, उनने तो सोहरावर्दी कहता है हिंदुओं के यूनाइट होने का। हिंदू जब यूनाइट होता है तो एक बहुत बड़ी शक्ति बनता है, पर प्रॉब्लम है ये हिंदू फ्रेगमेंटेड रहा। मारवाड़ी अलग, सिख अलग, यादव लोग अलग। उनको जोड़ने का काम किया गोपाल पाठक ने। फिर ये लोग काफी लड़े। सिखों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसमें, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से लौट के आए थे, तो उनको गोलियां चलाना, बम बनाना, ये सब आता था। तो सुहरावर्दी ने, आर्मी जो आई है वो इसलिए आई थी मुस्लिमों को बचाने के लिए, और इसका एम्बिशन ये था कि जिन्ना से भी हटके ये जो बंगाल है उसको अपने कब्जे में करे और वहां का प्रधानमंत्री बने। था ही बंगाल का प्रधानमंत्री, था ही वो, तब प्राइम मिनिस्टर बोलते थे उनको। तो हमने इसको युद्ध की नजर से देखा। और जब ये एक, क्या बोलते हैं, एक इलाका जब ये हार गए ये लोग मुस्लिम लीग, तब इन्होंने नोआखली में बड़ा गेम खेला। और इन्होंने नोआखली में जो हिंदुओं का मारकाट शुरू की है। गांधी जी आप जानते हैं, 6-7 महीने आखिर में वहीं रहना पड़ा हाँ उनको। बिल्कुल, गांधी जी गए थे अपनी बकरी के साथ में। हाँ, बकरियों के साथ यार। और गांधी जी को अंततः एक स्टेटमेंट देना पड़ा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, जिसको हमने अपनी फिल्म में ओरिजिनल इस्तेमाल किया है। उसमें गांधी जी ने बोला है, हिंदूज क्विट हिंदू शुड क्विट नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई। मतलब हिंदुओं नोआखली छोड़ के भाग जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं आपसे दीक्षित साहब एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा तो युद्ध में सेनापति कब बोलता है कि देखिए, भाग जाओ या मरने के? मैं तो साहब प्रेजुडिस्ड इसलिए कहलाऊंगा कि मैंने तो पूरी किताब इसके ऊपर लिख रखी है। इट इज जी कॉल्ड जी जी। अनब्रेकिंग इंडिया।
सोल्ड जी 50,000 प्लस कॉपीज तो जी उसमें जी ये सारे चैप्टर्स मैंने ले रखे हैं और गांधी जी के ऊपर तो हमने विशेष अनुसंधान किया है और अभी भी हम काफ़ी कुछ बनाते रहते हैं। वैसे तो गांधी जी के साथ मैंने सुना कि सबसे बड़ा नोआखाली में अत्याचार ये हुआ था कि मुसलमान उनकी बकरी जो थे, उसको मार के खा गए थे। अच्छा अच्छा, ये आपने किताब में लिखा है? तो अब ये आपसे शायद मिस हो गया होगा। तो उसके बाद हाँ। फिर उनको बहुत दुःख हुआ। बाकी तो सब वो हिंदुओं का कत्लेआम तो वो सह सकते थे, लेकिन वो बकरी का कत्लेआम नहीं सह पाए, फिर वो वापस आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये क्या बोलते हैं दूसरा, गांधी जी बड़े सिनिकल हो गए थे वहां पे नोआखली में, पता है आपको? हमने फिल्म में दिखाया है, रोते थे बहुत जोर जोर से, सर पे मतलब उनको समझ में देखिए ऐसा तब होता है जब एक सेनापति हार रहा हो। तो इस युद्ध में हम हारे, नेहरू जी और गांधी जी के नेतृत्व में हम युद्ध हारे, जिन्ना जीता वो हमसे जमीन छीन के ले गया। भारत की जो सबसे अच्छी प्राचीन यूनिवर्सिटीज थी वो बांग्लादेश पहुंच गई, तक्षशिला पहुंच गया यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में। और हम एक तरह से हमारी सबसे अधिक जो उपजाऊ जमीन थी पंजाब की और सिंध, ये सब जो एरियाज थे उनके पास चले गए। और उन्होंने कसम खाई, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, उसने बोला कि इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। उसके बाद दूसरा ऐलान उन्होंने किया कि इंडिया विल ब्लीड बाय 1000 कट्स। और उसके बाद तीसरा भी जो 1980 के दशक में उनने बोला कि हम भारत में 500 मिनी कश्मीर बना देंगे। ये तीनों चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं आप देखिए सफल होती हमें दिखती रही हैं वक्त वक्त पे। कश्मीर की क्या हालत हो गई, पंजाब की क्या हालत हो गई, और बंगाल की हालत जो है वो अब कश्मीर के ढर्रे पे निकल चुका है। तो हमने इस नज़र से पूरी फिल्म को देखा है। हिंदुओं के जेनोसाइड को इसके पहले फिल्मों में भारत की तो कोई सोच भी नहीं सकता था दिखाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कहा इस बार खुल के हम हिंदू जेनोसाइड की बात करेंगे। अगर ज्यूज अपने जेनोसाइड की बात कर सकते हैं, ब्लैक्स अपनी स्लेवरी की बात कर सकते हैं, मुस्लिम लोग खुद अपने इस्लामोफोबिया करके अपने ऊपर फिल्में बनवा सकते हैं 50, तो फिर हमने कौन सा पाप किया? हिंदू जेनोसाइड की बात जो है खुल के पब्लिक में आनी चाहिए। ये एक आप जो बात कह रहे हैं ना, इसमें थोड़ा क्या नेहरू का जो रोल है, वो भी बड़ा विचित्र है और राम मनोहर लोहिया जी की किताब है एक, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। जी, जानता हूं वो मैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन में उन्होंने बताया कि वो नेहरू जी के साथ ईस्ट बंगाल गए थे ये नोआखली के बाद। तो नेहरू वाज प्रीटी डिस्गस्टेड। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, डू वी नीड दिस काइंड ऑफ प्लेस, ये ज़मीन हमको चाहिए क्या, ये कोई जगह है? फिर लोहिया ने कोट किया उनको, ही वाज अकम्पनिंग हिम। तो वो फर्स्ट हैंड एविडेंस है उनकी। तो वो तो उनका इसी तब भाई वो प्रीमियर थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। हाँ हाँ। एज प्राइम मिनिस्टर नोआखाली में वो कुछ कर नहीं सकते थे क्या? और मैं आपको बताऊं, वो नोआखली उतरे ही थे, प्लेन से दौरा करके आए थे, और वो भी सोहरावर्दी के साथ। और उनका ये था कि नहीं नहीं, सोहरावर्दी इज द प्रीमियर ऑफ बंगाल, तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बिहार में उसका रिएक्शन हुआ, तब उन्होंने कहा कि साहब कि हम तो एयर एयर बॉम्बिंग बम बम करेंगे, गिराएंगे, एयर बॉम्बिंग बम करेंगे। गिराएंगे। उसके बाद फिर नगर नौसा में उन्होंने गोलियां चलवाई, मद्रास रेजिमेंट को यूज किया, 400 लोग मारे गए, 400 किसान, सोचिए। बताइए ये क्या था। उनका देखिए नेहरू जी तौर का जो तरीका तक था। मैंने जो समझा है नेहरू जी के बारे में, देखिए मैं व्यक्तित्व की बात नहीं करता हूं, उनका व्यक्तित्व क्या था, वो पर्सनली कैसे थे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तो उनकी राजनीति की बात कर सकता हूं। तो उनका ये था कि उस वक्त वर्ल्ड वॉर हुआ था खत्म 1945 में, और सारी दुनिया में एक पैसिफिस्ट का फैशन सा चल रहा था कि भाई हम जो है लड़ेंगे नहीं, और हम पीस के बड़े वो हैं। लेकिन वो वॉर खत्म होने के बाद चालू हुआ था वेस्ट में। वॉर खत्म होने के बाद लोगों ने कहा भाई अब पीसफुली रहो, पीसफुली रहो। हमारे यहाँ वॉर चल रहा था। नेहरू जी को शायद ऐसा लगा होगा कि अगर मैं पैसिफिस्ट बनूंगा, मैं पीस की बात करूंगा और नॉन वायलेंस को आगे लेके जाऊंगा, तो फॉरेन में मेरा काफी नाम होगा और मेरे को काफी वहां पे लोग वर्ल्ड लीडर मानेंगे। इसीलिए देखिए उन्होंने थोड़ी अजीब अजीब सी पंची, सारी फेल्ड स्ट्रेटजीज बनाई। जैसे ही गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, नेहरू जी ने तुरंत जो है एक नैरेटिव चेंज किया
सब कह रहे थे कि यू लॉस्ट। उस वक्त का आप पढ़िए ना किताबें, उस वक्त के न्यूज़पेपर्स पढ़िए, नेहरू जी वॉज टर्म्ड एज अ लूजर किंग, अ लूजर प्रिंस, सॉरी, लूजर प्रिंस, एक हारा हुआ युवराज। और जिन्ना की बड़ी तारीफ थी कि देखो इसने देश जीत के ले लिया, उसके पीछे पूरा पाकिस्तान। तो ये जो गिल्ट था उनके अंदर, जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या हुई, तो इतना बड़ा उसको बना दिया गांधी जी को, और उसकी छाया में आके खुद को उत्तराधिकारी बना दिया कि सबसे आगे ट्रक में खड़े हुए। और साल भर, आपको तो ज्यादा पता होगा, मैं एग्जैक्ट इस बारे में मेरा रिसर्च नहीं, पर मुझे इतना पता है, साल भर तक गांधी जी की अस्थियां पूरे भारत में ट्रेन में घूमती रहीं, जगह जगह। ऐसा लोग जो है वो रिसर्च करके पता कर सकते हैं। और अखबारों में इतना लिटरेचर छापा गया, इतना सब किया गया, और ऐसे बताया गया जैसे कि हमने वो युद्ध अहिंसा से जीत लिया। विवेक जी, स्वतंत्र भारत का पहला नरसंहार भी कांग्रेसियों ने किया था महाराष्ट्र में। जी, बहुत। अरे गांधी जी की मृत्यु के बाद कितना ब्राह्मणों को बना वहां मारा गया, वो बंबई में, पता है ना आपको? वो चित विक्रम चित्पावन संपत ने अपनी ब्राह्मणों का किताब कम में, से कम 3-4 हजार को मारा गया। विक्रम संपत ने अपनी किताब में सब लिखा हुआ है। हम्म, दूसरा, हम्म, जो नेवल म्यूटनी हुई थी उसका सत्य पूरा छुपा दिया गया कि भाई अंग्रेजों पे उसका क्या असर पड़ा। तो सारा फोकस जो है उस वक्त, अच्छा, अब गांधी जी की मौत के गिल्ट में पूरा देश था, तो वहां उन्हें एक मौका भी मिल गया। देखो, एक हिंदू के हाथों ये हुआ है, तो ये अब हम उसका प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित कैसे करेंगे? हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं, मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बात बता रहा हूं, इतना हमने पढ़ा है, 4-5 साल लगाए। आप देखिए 1947 के पहले की जो किताबें हैं, उनका नैरेटिव देखिए, और 1947 के बाद की जो 1900, मेरे ख्याल से 1900 लगभग 50 के बाद की जो किताबें हैं, 2-3 साल बाद की, उनका नैरेटिव देखिए। धीरे ये गंगा जमुना तहजीब, ओके। अब मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, हमने फिल्म में इस बात को एड्रेस किया, क्या वहां से चालू है गंगा जमुना तहजीब? पहले नहीं था ये कि भाई गंगा में जमुना, अरे भाई जब जमुना गंगा में मिलती है दीक्षित साहब, तो जमुना गंगा बन जाती है, करेक्ट। यमुना का अपना अस्तित्व नहीं रहता है। गंगा जमुना तहजीब का मतलब यह है कि जमुना भी वंदे मातरम बोले, जय गंगा मैया बोले। अपना खुद का अस्तित्व बना के नहीं रख सकती है जमुना, वो गंगा जमुना तहजीब नहीं हुई। तो ये जो मेटाफर यूज किया गया, गंगा जमुना तहजीब और दुनिया भर की चीजें, ये मेरे ख्याल से सारा का सारा जो था, फोकस शिफ्ट करने के लिए किया गया कि भाई हम तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कारण जीत गए, हम जीते नहीं हैं, वी लॉस्ट। सबसे प्राचीन सभ्यता के दो टुकड़े कर दिए गए। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम क्लीन सफाई हुई हो कि भाई चलो हिंदू का राष्ट्र एक, मुस्लिम का राष्ट्र एक, ऐसा भी नहीं हुआ। 10 करोड़ मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान की मांग उठी थी, 4.5 करोड़ मुस्लिम भारत में रहे। नहीं, एग्जैक्ट है कि 3.5 करोड़ यहाँ थे, उसमें से 72 लाख गए, बाकी यहाँ रह गए। ये हमने तो, लेकिन हम एक और फिल्म पे चलते हैं थोड़ा सा दोबारा। जी ये गोपाल पाठक के व्यक्तित्व को आपने कैसे रिसर्च किया और कैसे इसको चित्रांकित किया? देखिए, इतिहास की जो किताबें उनमें तो एक लाइन में मिलेगा, ओके। और अगर आप लेफ्टिस्ट लोग की किताब पढ़ें तो उसमें तो गुंडा चोर मवाली ऐसा बता दिया होगा। लेकिन हमने कई जगह उनके रेफरेंसेस देखे, ऐसा नहीं, रेफरेंसेस बहुत मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, लेकिन मेन सोर्स जो था हमने कहा ऑथेंटिक रखते हैं। तो जो गोपाल मुखर्जी का खुद के इंटरव्यूज हैं, उनके पोते का जो इंटरव्यू है, और उनसे जुड़े हुए जो लोगों ने हमको इंटरव्यू दिए, जो अभी जिंदा हैं, जो उस वक्त के, जिन्हें देखा है अपनी आंखों से और सब, तो उनके जो इंटरव्यूज हैं उनमें जितना हमको कॉमन मटेरियल मिला और जो लिटरेचर में जितना मिला, उसको करके हमने यूज किया। तो उसमें देखिए 2-3 सबसे बड़ी बातें निकलती हैं। पहली बात तो ये निकलती है कि उस वक्त में हिंदू वहां बहुत बटे हुए थे, इसी का फायदा सुहरावर्दी उठा रहा था। तो गोपाल मुखर्जी ने अपनी जो वाहिनी थी, उनकी हिंदू वाहिनी जो थी, उसमें उसके जरिए उन्होंने सबको जोड़ा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो काम करे, जिसके पास जो चीज है, यादव अपने हथियार ले आए, सिख लोग अपनी तलवारें ले आए, हमें बम बनाना आता है बम ले आए। वर्ल्ड वॉर 2 के जो सोल्जर्स वहां पे थे, उन लोगों से 250 रुपए में पिस्तौल ले लो, एम्यूनिशन लो।
पागलपन नाम का एक शराब थी उस वक्त की लोकल ठर्रा, उसको लेके काफी ट्रेड ऑफ हुआ, मारवाड़ियों से चंदा लिया गया। तो ये जोड़ने का काम किया और उसके बाद इन लोगों ने अपने हथियारों से और सबसे रिटेलिएट किया। तो ये जो है अपने आप में बहुत अनूठी बात है। अक्सर ये बताया जाता है हमारे इतिहास में कि हीरो वो थे जो जेल गए, पीस और नॉन वायलेंस के लिए जेल गए, उन लोगों को हीरो बताया जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग उस वक्त सड़कों पे खड़े होकर अपनी जान की बाजी लगा के उनने हिंसात्मक लोगों के साथ तलवारों से, चाकुओं से, लट्ठों से लड़ाई लड़ी और बहू बेटियों को बचाया, मोहल्लों को बचाया, बच्चों को बचाया, क्या वो हीरो नहीं थे उस युद्ध के? तो उनके हीरोइज्म को क्यों दबाया गया? तो हमने इसमें गोपाल मुखर्जी और दूसरे एक बहुत बड़े हीरो थे, जिसके बारे में बंगाली लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बाकी भारत में नहीं जानते, हमारी फ़िल्म के बाद सब जान जाएँगे। वो नोआखली में राजेंद्र लाल रॉय चौधरी, जो हम्म, कि बार वहाँ की जो बार एसोसिएशन हम्म, है, उसके भी प्रेसिडेंट थे और हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे। उन्हीं के दफ्तर के सामने कांग्रेस का दफ्तर था। कांग्रेस के दफ्तर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था। गुलाम सरोवर हुसैनी ने उड़ा दिया था। हम्म, इनकी गांधी जी के साथ मतभेद था, कांग्रेस और गांधी जी के साथ ये मतभेद था राजेंद्र लाल रॉय चौधरी का। गांधी जी कहते थे कोई भी हिंदू हथियार नहीं रखेगा। उन्होंने बोला कि मैं रखूंगा, क्योंकि अगर वो हथियार लेके आते हैं तो हम उनसे लड़ेंगे कैसे। इसलिए उनको अलग थलग किया गया, हिंदू महासभा का नाम वहीं से खराब करना चालू किया गया कि ये लोग जो है तो गुंडे टाइप के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तर्क बिल्कुल सही है। अगर सामने वाला बंदूक लेके आपको मारने आ रहा है तो आप क्या करेंगे उससे? उसे ये थोड़ी कहेंगे और दूध पियो। तो ये सारी समस्या थी। तो फ़िल्म में हमने इन मुद्दों को उठाया, जो असली हीरो हैं उनको हीरो बताया है। गांधी जी की जो अक्षमता थी उसको हमने दिखाया है। और एक तरह से जो फ़िल्म है, लोग कहते हैं दंगे, देखिए दंगे नहीं थे। ये पहली बात तो बता दूं, डायरेक्ट एक्शन डे में कोई दंगा नहीं हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे में शहीद मीनार पे खड़े होके सुहरावर्दी ने खुलेआम ऐलान किया था कि 2 दिन में इतने हिंदुओं का कत्लेआम करो कि उनकी डेमोग्राफी चेंज हो जाए और कलकत्ता बंगाल में चला जाए। ये खुलेआम ऐलान किया गया था, जिसको लेके मुजीबुर रहमान और मुस्लिम लीग के मुजीबुर रहमान तब जुड़े हुए थे मुस्लिम गार्ड्स के साथ, जो कि युवा वाहिनी नेशनल उनकी है, गार्ड्स, मुस्लिम लीग या नेशनल नेशनल गार्ड्स। गार्ड्स। जी जी। सबसे पहला वैसे तो झंडा तो ज्योति यूनिवर्सिटी में ज्योति कलकत्ता। बसु भी इनका समर्थन कर रहे थे, जोगेंद्र नाथ हाँ मंडल भी कर रहे जी, थे। वो तो हटा ही दिया गया, उनका तो पूरा उल्लेख ही हटा दिया गया, उसमें से किताबों में से पूरा उल्लेख हटाया ज्योति बाबू का। पर मैं ज्योति हम्म, बाबू के बारे में नहीं बोलूंगा, कुछ अलग बात है। पर मुजीबुर रहमान ने सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी में झंडा लहराया और वहां से युद्ध का ऐलान हुआ। शहीद मीनार से प्रॉपर युद्ध का ऐलान हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे को ग्रेट कैलकाटा किलिंग भी बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इतना कत्ले। ग्रेट कैलकाटा किलिंग मुस्लिमों के मरने के लिए नहीं बोला जाता है, हिंदुओं के मरने के लिए बोला जाता है, क्योंकि कत्लेआम तो उनका ही हुआ 2 दिन शुरू के। ये तो 18-17 की शाम और 18 की सुबह चालू हुआ रिटेलिएशन, सारा का सारा तारीख 16-17 को इन लोगों ने किया। तो मैंने इन सब चीजों को फिल्म में दर्शाया है और जैसा वर्णन है हू बहू वैसा ही किया। फिल्म देख के जो लोग निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा विभत्स रूप कभी देखा नहीं। कई लोगों की ये भी शिकायत है कि भाई इतनी वायलेंस क्यों दिखाएं। लेकिन मैं बताता आपके मार्फत में ये बताना चाहता हूं, कम से कम मैं हिंदू लोगों को तो ये बात बताना चाहता हूं कि आप जब तक वो हिंसा देखेंगे नहीं, आप समझ पाएंगे नहीं। मैं डाइल्यूट करके बॉलीवुड की तरह उसको दिखा सकता था, गोलमोल करके उसमें एक लव स्टोरी भी डाल सकता था, लेकिन वो हिंसा अगर देखने में आपको ऐसा लग रहा है तो सोचिए जहां बीती होगी क्या होगा। और ये आपके भविष्य के लिए भी चेतावनी है। जब शिंडलर्स लिस्ट बनाई गई ज्यूस के होलोकॉस्ट पे, तो जी उन्होंने हाँ। तो वैसी की वैसी हिंसा दिखाई जैसी थी। बल्कि जितनी भी फिल्में बनती हैं होलोकॉस्ट और वर्ल्ड वॉर में, वहां पे हिंसा वैसे ही दिखाई जाती है जैसी की जैसी थी। ब्लैक्स की स्लेवरी की फिल्मों में वैसे ही हम्म, हिंसा अत्याचार दिखाया जाता है जैसा था। अब हमारे यहाँ ये समस्या है कि कई लोग जो है हिंदू ही लोग और उसको आर्टिस्टिक लाइसेंस भी बोलते हैं हाँ। वेस्ट में। और हमने हमने वो हमारे भी नहीं यहाँ किया है। मैंने कोई आर्टिस्टिक लाइसेंस नहीं लिया, जैसा था हूबहू वैसा ही दिखाया है। औरतों को नग्न अवस्था में खूंटे पे लटकाया गया था, जहां बकरे लटकते हैं, हमने नग्न नहीं दिखाया क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं करना भी नहीं चाहता था और भारत में अलाउड भी नहीं है सीबीएफसी में। हाँ, तो हमने उनको वस्त्रों में किया है, यानी पर यानी
थोड़ा यानी उनकी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन हमने उनको खूंटों में वैसे ही लटकाया जैसे खूंटे में लटके थे। जिस तरह से लाशों को, बच्चों को वल्चर्स खा रहे थे, हमने वैसा ही दिखाया है। एग्जैक्टली जैसा उड़िया मिल में। अब आप देखिए होलोकॉस्ट में बताते हैं गैस चेंबर में लोगों को बंद करते थे। यहाँ पे उड़िया केसूराम जो उड़िया मिल थी, उसके अंदर 600 हिंदू लोगों को अंदर भर दिया था। सांस लेने की जगह नहीं थी, पूरा बंद कर दिया था वहां उनको। शरण 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 में लेके गए थे, जो सही था। लेकिन उनको आके जला दिया बाहर से, पूरी मिल में ही आग लगा दिया, फैक्ट्री में। और जो बच बच के भागे जलते हुए लोग, उनको काट दिया गया। ये हमने फिल्म में जैसा था वर्णन, वैसा का वैसा ही दिखाया है। तो हमने उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं किया, लेकिन इस बार कश्मीर फाइल्स की तरह कम भी नहीं दिखाया, जैसा था वैसा ही दिखाया। मैं चाहता था कि जो लोग हैं वो एग्जैक्टली उनको उस सिचुएशन में ले जाऊं, अंदर वो फील करें कि उसके अंदर है। और इसीलिए जो लोग हैं वो नंब हो जाते हैं फिल्म देखने के बाद। दूसरी एक और बात है, कई लोगों ने बोला फिल्म लंबी है। मैंने जानबूझ के लंबी फिल्म बनाई, क्योंकि अगर आप उसको छोटा बनाते हैं तो वो रील की तरह से फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाती है, और बॉलीवुड की फिल्म की तरह से वो कुछ कहती भी नहीं है, कुछ कहती भी है ना, आधी अधूरी सी हो जाती है। इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी ये फिल्म देखने जाएगा वो इतिहास समझने, उस वक्त का क्या था, एक नैरेटिव को करेक्ट करने के लिए जा रहा है, तो इतना तो उसमें पेशेंस होना चाहिए कि वो 10-15 मिनट अपनी जिंदगी के एक्स्ट्रा दे सकता है। और ये मैं विनम्र निवेदन भी करता हूं जो लोग इस फिल्म को देखेंगे कि अच्छा, देखते हैं तो सब ये कहते हैं कि 1 मिनट भी हम अपनी आंखें नहीं हटा पाए पूरी फिल्म से, राइट। तो ये इसलिए नहीं हटा पाए क्योंकि वो ऐसा सत्य है वो जो दहलाता है। अब देखिए फिल्म के अंदर मैंने 18 दिन गांधी जी 17-18 दिन यहाँ रहे थे बंबई में, और आखिर में जब वो हार के गए जिन्ना से शास्त्रार्थ और वाद विवाद में, जिन्ना ने तो बाद में बात ही करने से मना कर दिया, तो बंबई समाचार ने आपकी आवाज चली गई। हाँ, तो उसमें गुजरात समाचार के पेपर में लिखा था, एक बूढ़ा लाचार गांधी जिन्ना से हार के वापस जा रहा है 17-18 दिन बाद। पैराफ्रेज कर रहा हूं, इस तरह की हेडलाइन उसमें थी। हमने फिल्म में उसका एग्जैक्टली वो डाला भी हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर मौके पे हम लोग जिन्ना के सामने हारे। तो ये सत्य लोगों को बताना जरूरी है कि किसके कारण हारे, कौन सेनापति थे, किसकी ये जिम्मेदारी बनती है। हार गए तो हार गए, लेकिन अहिंसा को इतना ग्लोरीफाई करना सही नहीं है। ये अहिंसा अच्छी चीज है, मैं खुद अहिंसावादी हूं, आप भी अहिंसावादी हैं, लेकिन अहिंसा हिंसा, गीता का हिंसा के मौके पर अहिंसा सही नहीं है। गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है जो अहिंसा को परिभाषित करता आपने तो किताबें लिखी हैं उसके ऊपर। है। तो एक बस अंत में आपसे पूछूंगा कि एक बड़ा चर्चित सीन है जो गोपाल पाठा का, गोपाल मुखर्जी का और गांधी जी का संवाद है, बहुत ही इफेक्टिव बन पड़ा है। तालियां बजती हैं उस पे थिएटर में। जितनी हम्म, अमेरिका में जितनी स्क्रीनिंग हुई, अभी फिल्म तो कल रिलीज हो गई है, इतने मैंने वीडियो भी डाले हैं आज उसके। हाँ तालियां वही। बजती हैं, सीटियां बजती हैं, लोग, तो मैं चाहता था कि लोग समझें कि असली हीरो कौन थे हमारे। तो उसमें तो हम कामयाब हो गए, उसमें तो सफलता मिल गई, लोगों को असली हीरो का तो पता चल गया। राजेंद्र हम्म, लाल राव चौधरी का भी ऐसा ही है। दो हीरो तो हमने लाके खड़े किए नए, और जो पुराने हीरो थे उन पे लोग चर्चा करें, रिसर्च करें, ऐसी भी बात फिल्म के अंदर है। मैं चाहता हूँ लोग फिल्म देखें, थिएटर में देखें, वरना वो मजा नहीं आएगा। ओटीटी, ये फिल्म शूट जिस तरह से हुई है, ये ओटीटी के लिए हुई नहीं है। ये हम्म। फिल्म सिर्फ थिएटर के लिए हुई है, लोग थिएटर में देखें, घर आके रिसर्च करें। और ये इसमें ना पड़े कि भाई 10 मिनट लंबी है, 5 मिनट लंबी है, वो सब। आप एनिमल देख सकते हैं, और जो 3.5 घंटे की है, वो देख सकते हैं आप। तो मेरे को पूरा भरोसा है ये फिल्म भी आप देख सकते हैं, ये आपके ही दादा दादी नाना नानी की कहानी है। ये अलग बात है, इसको बंगाल में बैन किया गया है, तो इसको मोबाइल मोबाइल में रिकॉर्ड ना करें, और टेलीग्राम और आप ये व्हाट्सएप की कॉपी ना भेजें। अघोषित बैन के विरुद्ध कुछ लीगल कार्रवाई कर रहे अब बात चल रही है लॉयर से, मंडे को देखते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि अघोषित बैन इसीलिए किया जाता है ताकि आप कोर्ट में जाके क्या इसका सबूत देंगे, है ना।
लेकिन मैं तो वो जहाँ-जहाँ होता, पर हम भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हारने वालों में से तो हम भी नहीं हैं। तो अच्छा, और आपको एक लास्ट में जा ही रहा हूँ, तो मज़े की बात ये बताता हूँ। मेरा ऐसा अंदाज़ है, मुझे ऐसा बताया गया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ममता जी खुद ईस्ट बंगाल से उनके परिवार को प्रताड़ित करके भगाया गया वहाँ से। तो हुँ, उन, और ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है कि उनके दादा-दादी, उनके पूर्वजों में कोई ना कोई उस वक़्त में प्रताड़ित ना हुआ हो। ये संभव ही नहीं है। डायरेक्ट एक्शन डे में कोई बचा नहीं जिसको कोई ना कोई समस्या ना आए। तो उनको अपनी ही वंशज की कहानी बताने में क्या आपत्ति है, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। वो भी माँ काली की उपासक हैं, फ़िल्म में माँ काली की उपासना उन्हें दिखेगी। मेरा जहाँ तक अंदाज़ है वो ये है कि ये फ़िल्म शायद उनकी राजनीति को एक्सपोज़ करती है, उनके बिल्कुल, वोट बैंक 100% को करती है। एक्सपोज़ करती है, क इसलिए वो मैं डरी हुई हैं। शायद आपने वर्तमान के भी कुछ दृश्य दिखाए हैं, वो उनको जी, हर्ट जी। करते अरे बिल्कुल, हमने संदेश खाली को अरे मज़े की बात है, जो हमने मुर्शिदाबाद में दिखाया, लास्ट ईयर शूट की थी फ़िल्म। हमने जो 7-8 महीने पहले दिखाया था, कैसे वहाँ दंगे डिज़ाइन किए जाते हैं, कैसे दंगे होते हैं, और किस तरह से जो लोकल एमएलए है, शाहजहाँ शेख के ऊपर वो कैरेक्टर है, वो किस तरह से बहू-बेटियों को उठा लेता है, एक्सटॉर्शन करता है, प्रॉन का बिज़नेस करता है, लैंड ग्रैबिंग करता है, और वो उसको सरकार से कैसे मिला हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने शूट किया था लास्ट ईयर, और उसके 6 महीने बाद अप्रैल में हूबहू वही मुर्शिदाबाद में हो गया, जो हमने शूट किया था। तो यही समस्या है, ये बड़ी ज़्यादा समस्या है। ये समस्या है, तो वो एक्सपोज़ होता है, पर अब लड़ रहे हैं उससे, गलत बात है, देखिए बहुत गलत बात है। और मैं तो, जो भी आपका ये शो देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी प्रोटेस्ट करिए। अगर आपका ज़रा भी विश्वास है जो मैं कर रहा हूँ इस काम में, तो आप इसका विरोध करिए, फ़िल्म देखिए और यंग लोगों को दिखाइए। हम और आप, दीक्षित साहब और हमारी उम्र के लोग तो जानते हैं थोड़ा बहुत कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और हमें अंदाज़ा भी नहीं है और थोड़ा अध्ययन भी है। लेकिन जो यंग जनरेशन है ना, ये अपने इंस्टाग्राम में दीक्षित साहब ब्लैक लाइव्स मैटर लिखती है, लेकिन पहलगांव में हिंदू मरता है तो हिंदू लाइव्स मैटर नहीं लिखती है। वो होलोकॉस्ट के बारे में जानती है, वो ब्लैक्स की स्लेवरी के बारे में जानती है, पर अपने ही हाँ, वो गाज़ा अपने के बारे में वंशजों के जानती हैं। बलिदान के बारे में नहीं जानती, अपने दादाजी के बारे में नहीं जानती, हुँ, गाज़ा के बारे में जानती हैं वो, गाज़ा के बारे गजा के बारे में जानती है, लेकिन अपना ही इतिहास नहीं जानती। इसलिए यंग बच्चों को ये फिल्म जरूर दिखाएं, वो मेरे ख्याल से बहुत पुण्य का काम होगा। में। जी, तो आपको सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई। और हम ये कामना करते हैं कि आप ये जो आपकी जो फ़ाइल सीरीज़ है, इसको आप ट्रिलॉजी तक सीमित ना करें और आगे भी और इसी प्रकार के नैरेटिव लेके आते रहें। और आपकी जो ये लड़ाई है, इसमें हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और जो कुछ भी बन पड़ेगा, जिस प्रकार से भी इसका प्रचार-प्रसार और इसकी जो कहें कि इसकी जो ब्यूगल और धुन भी बजानी पड़ेगी, वो सब हम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। हम्म, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। गुड नाइट।